नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आप सबका स्वागत है। मैं हूं सुप्रतिम बैनर्जी। ये कहानी सुदूर दक्षिण से है, यानी केरल से। 26 मार्च 2018 को केरल के तिरुवनंतपुरम जिले के एक गांव मदावुर में एक बड़ी वारदात होती है। होता यह है कि एक रेडियो जॉकी अपने एक दोस्त के साथ इसी मदावुर गांव में उसका जो अपना पर्सनल स्टूडियो था, रिकॉर्डिंग स्टूडियो, उस स्टूडियो के बरामदे पर शाम के वक्त बैठकर बातें कर रहा था। और अपने दोस्त के साथ बात करने के साथ साथ वो मोबाइल फोन पर किसी से कनेक्टेड था और उससे भी बात कर रहा था। कहने का मतलब ये कि शायद वो मोबाइल फोन पर बात कर रहा हो, लेकिन साथ में ही उसका दोस्त भी बैठा हुआ हो, और शाम का वक्त था। अभी ये सिलसिला चल ही रहा था, तब तक अचानक एक गाड़ी उस स्टूडियो के बाहर आकर रुकी और बिल्कुल जैसा कि आप फिल्मों में देखते हैं, ब्रेक की आवाज़ के साथ वो गाड़ी रुकती है तेज़ रफ्तार, और उस गाड़ी से फौरन 2-3 लोग दरवाज़ा खोलकर बाहर आते हैं, उतरते हैं, और उनके हाथ में मैचेट जिसे कहते हैं, वो तेज़ धार एक हथियार, आप सबने देखा होगा, खासकर साउथ इंडियन फिल्मों में तो ज़रूर वो दिख जाता है, नारियल काटने वाला जो, उस तरह के हथियारों से लैस वो लोग उतरते हैं। और उतरकर वो सीधे इस रेडियो जॉकी पर, जिसका नाम राजेश है, और उसके साथ में जो बैठा हुआ दूसरा शख्स था उसका नाम है कुट्टन, तो राजेश और कुट्टन इन दोनों पर टूट पड़ते हैं। कुट्टन वहाँ से अपनी जान बचाकर भागने में कामयाब हो जाता है, लेकिन रेडियो जॉकी अपनी जान बचाने के लिए अपने स्टूडियो के अंदर जाता है। लेकिन ये जो अटैकर्स हैं, या जिन्हें हम किलर कहें, ये जो किलर्स हैं, ये उसका पीछा नहीं छोड़ते और राजेश को उसी की स्टूडियो में तेज़धार हथियार से वार कर मौत के घाट उतार देते हैं। यानी ये सब कुछ होता तब है जब राजेश फोन पर किसी से बात कर रहा होता है। राजेश की चीख वहां आसपास के लोगों को जो सुनाई देती है वो तो देती है, लेकिन फोन पर वो जिस शख्स से भी बात कर रहा होता है वो भी उसकी चीखें सुनता है, और सुनने के बाद फिर वो शख्स फौरन हरकत में आता है और वो तिरुवनंतपुरम पुलिस को फ़ोन करके मदावुर गांव में इस तरह से हो रहे एक हमले के बारे में पुलिस को बताता है। ख़ास बात यह है कि फ़ोन करने वाले उस शख्स को तब ये नहीं पता होता कि राजेश पर इतने ख़तरनाक और घातक वार किए गए हैं कि उसकी जान ही चली गई है। पुलिस उस कंप्लेंट के आधार पर फ़ौरन मदावुर गांव पहुंचती है, और जब तक पुलिस वहां पहुंचती है तब तक वहां लोगों की अच्छी खासी भीड़ इकट्ठी हो चुकी थी, और राजेश नाम का जो रेडियो जॉकी था उसका उसी की स्टूडियो में कत्ल हो चुका था, और जो कातिल थे वो मौका वारदात से फरार हो चुके थे। तो ये अपने आप में एक बड़ी वारदात थी जिसमें एक रेडियो जॉकी को टारगेट किया गया था। अब पुलिस राजेश के उस मोबाइल फ़ोन के ज़रिए और उसके सीडीआर के ज़रिए उस आदमी के बारे में सबसे पहले पता लगाने की शुरुआत करती है, जो आदमी पुलिस को इन्फॉर्म करता है और बताता है कि राजेश से उसकी बात हो रही थी और उस वक्त राजेश पर हमला हुआ। पुलिस जब इस पहलू को खंगालती है तो पुलिस देखती है कि राजेश से तब फ़ोन पर बात करने वाला शख्स कोई मेल नहीं, कोई पुरुष नहीं, बल्कि एक महिला थी, और ये महिला भी कोई केरल या भारत के किसी दूसरे राज्य में नहीं, बल्कि वहाँ से हज़ारों किलोमीटर दूर कतर से बात कर रही थी, कतर की राजधानी दोहा से। और दोहा से ही उस महिला ने फ़ोन करके पुलिस को यह बताया था कि उसके दोस्त राजेश के ऊपर कुछ लोगों ने हमला कर दिया है, प्लीज़ आप लोग जाइए और उसकी मदद कीजिए। तो ये एसओएस कॉल जो है वो हज़ारों किलोमीटर दूर दोहा से आया था। पुलिस अब उस महिला से बातचीत करके राजेश के साथ उसकी बातचीत, उसकी दोस्ती और उनके रिश्तों के बारे में पता कर रही थी, और साथ ही पुलिस ये भी पता कर रही थी कि राजेश पर हमला क्यों हुआ होगा। उस महिला से पूछताछ करने पर महिला शुरुआती पूछताछ में क्लूलेस नज़र आती है, और वो ये नहीं बता पाती कि इस कत्ल के पीछे या इस हमले के पीछे कौन लोग हो सकते हैं। पुलिस अपनी जांच लगातार करती रहती है। महिला के साथ जो राजेश की बातचीत हो रही थी उस एंगल को तो पुलिस एक्सप्लोर करती ही है, साथ ही पुलिस जो अटैकर्स हैं उनकी पहचान करने की कोशिश करती है, ताकि उसके पीछे अगर कोई कॉन्स्पिरेटर हो, साजिश रचने वाला कोई हो, तो उसे भी पकड़ा जा सके। और इस कोशिश में जैसे जैसे पुलिस की जांच आगे बढ़ती है तो पुलिस को ये पता चलता है कि इस हमले में, इस अटैक में
कोई एक आदमी नहीं बल्कि 2 से 3 लोग शामिल थे और जो कॉन्स्पिरेटर है वो शायद इन हमलावरों में शामिल नहीं था। अपने अपने मुखबिरों के जरिए पुलिस जानकारी जुटा रही थी। इस बीच पुलिस ने जिस जगह पर यह घटना हुई थी उसके आसपास के इलाकों के सीसीटीवी फुटेज की भी जांच करती है और साथ ही पुलिस जो रैंडम चेकिंग करती है सड़कों पर, आपने देखा होगा इंटरसेप्टर व्हीकल लगाकर जो स्पीड चेक करते हैं गाड़ियों की, उस स्पीड की चेकिंग में पुलिस को इस कत्ल से जुड़ा एक क्लू अचानक हाथ लग जाता है। आप सबको पता है बहुत सारे हाईवेज के किनारे और हाई स्पीड ट्रैफिक जिन सड़कों पर होती है वहाँ पर भी स्पीड लिमिट निर्धारित होती है ट्रैफिक की, और जो लोग उस स्पीड लिमिट को वायलेट करते हैं उनकी पहचान करने के लिए एक इंटरसेप्टर व्हीकल होता है जो उन गाड़ियों के स्पीड लिमिट को चेक करता है, और अब तो सीसीटीवी कैमरों के ज़रिए भी मॉनिटरिंग होती है। तो ऐसा ही एक व्हीकल जो है, एक वाहन पुलिस को उसी 26 मार्च की रात को इत्तेफाक से हाईवे पर यानी उस मेन सड़क पर नज़र आता है जो काफ़ी स्पीड से वहाँ से गुजर रहा था। पुलिस अब इस वाहन के बारे में पता लगाने की शुरुआत करती है और उसके रजिस्ट्रेशन नंबर से उसके मालिक तक पहुँचती है। उसके मालिक से जब पूछताछ होती है तो वो बताता है कि मुझे तो नहीं पता कि वाहन किस जगह पर कहाँ कितनी तेज़ी से चल रहा था, क्योंकि मैंने वो गाड़ी किसी को किराए पर दी थी। अब जब पुलिस ये बात सुनती है तो जो किराया देकर वो गाड़ी अपने साथ लेकर गया था पुलिस उसे भी पकड़ती है, और इसके बाद जब दोनों से पूछताछ होती है तो पता चलता है कि ये सिर्फ स्पीड के वायलेशन का मामला नहीं है, बल्कि यही वो लोग हैं जिन्होंने राजेश नाम के उस रेडियो जॉकी की हत्या की है। पूछताछ में न सिर्फ गाड़ी किराए पर ले जाने वाला शख्स जो है वो अपना जुर्म कबूल करता है, बल्कि ये पता चलता है कि जिसने गाड़ी किराए पर दी थी यानी जिसका व्हीकल यूज़ हुआ था वो आदमी भी इस मर्डर केस में इन्वॉल्व है। इस तरह से पुलिस उनकी पहचान करती है और उन्हें पकड़ती है। इनमें एक का नाम जो है अब्दुल सालेह है। अब पुलिस अब्दुल सालेह से ये पूछती है कि तुमने उस रेडियो जॉकी का कत्ल क्यों किया, तुम्हारी उससे क्या दुश्मनी थी। तो अब्दुल सालेह इस पूछताछ में ये बताता है कि वो तो बस अपने आका का हुक्म बजा रहा था, उसकी कोई दुश्मनी नहीं थी, लेकिन उसे इस कत्ल की सुपारी दी गई थी और वो अपने मालिक के प्रति अपनी वफादारी दिखाने के लिए उसने अपने साथियों के साथ मिलकर राजेश पर यह हमला किया और उसकी जान ली। साले से पूछा गया, भाई तुम्हारा मालिक कौन है, वो क्या करता है, तो फिर एक बार फिर से कनेक्शन जोड़ा उसी दोहा कतर से। असल में सालेह का जो मालिक है उसका नाम है अब्दुल सत्तार। अब्दुल सत्तार एक बिजनेसमैन है, जिम ओनर है, और सालेह उसके जिम में ही जो है वो ट्रेनर के तौर पर काम करता था। और स्पेशली सालेह को अब्दुल सत्तार ने राजेश के कत्ल की सुपारी दी थी, और इस कत्ल को अंजाम देने के लिए सालेह दोहा कतर से इंडिया आया था, और इंडिया आने के बाद उसने यहाँ सारी तैयारी की केरल में जहाँ का वो रहने वाला था, और उसके बाद उसने राजेश की हत्या की। और इसके बाद वो कतर फिर से भागना चाहता था, लेकिन इससे पहले कि वो भारत छोड़ पाता पुलिस ने इस मामले को सुलझा लिया और सालेह को और उसके एक और साथी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पता ये चला कि अब्दुल सत्तार नाम का जो आदमी है जिसने सालेह को राजेश के कत्ल की सुपारी दी थी, वो अब्दुल सत्तार कोई और नहीं बल्कि उसी महिला का पति था जिस महिला से राजेश की फ़ोन पर वारदात वाली रात को बातचीत हो रही थी। असल में पति पत्नी के बीच विवाद था। पत्नी जो है अपने पति से अलग हो चुकी थी। फॉर्मली तलाक हुआ था या नहीं इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन दोनों अलग रहते थे इतना क्लियर है। और अब्दुल सत्तार इस परिवार में जो उसकी टूट हुई थी उसके लिए राजेश को जिम्मेदार मानता था, क्योंकि राजेश के साथ उसकी बीवी के नज़दीकी रिश्ते थे और दोनों घंटों बातें करते थे, और इसी वजह से वो राजेश से खुंदक रखता था। असल में तकरीबन 2 साल और पीछे यानी 2016 के आसपास दोहा में राजेश भी था, वहाँ काम करता था, और साथ में जो अब्दुल सत्तार की बीवी है वो भी काम करती थी। ये लोग म्यूज़िकल और डांस ग्रुप चलाते थे, और एक तरह के इंटरेस्ट होने की वजह से, कॉमन तरीके से सोचने विचारने की वजह से इन दोनों की नज़दीकियाँ आपस में बढ़ गई। और इन दोनों से जैसे ही नज़दीकियाँ आपस में बढ़ी तो अब्दुल सत्तार के साथ उसकी बीवी के रिश्तों में खटास आ गई, दरार आ गई, और धीरे धीरे उसकी बीवी जो है उसका अब्दुल सत्तार से सेपरेशन हो गया और वो अलग रहने लगी। लेकिन अब्दुल सत्तार राजेश को अपने परिवार की तबाही के लिए दोषी मानता था और वो राजेश को सबक सिखाना चाहता था। अभी
राजेश जो है भारत लौट आया था, वो अपना काम कर रहा था, लेकिन अब्दुल सत्तार की बीवी के संपर्क में था। और इत्तेफाक देखिए कि जिस 26 मार्च को यह घटना हुई उससे जस्ट एक रोज़ बाद यानी 27 मार्च 2018 को अब्दुल सत्तार की बीवी हिंदुस्तान आने वाली थी चेन्नई, और चेन्नई में राजेश अपनी उस गर्लफ्रेंड को रिसीव करने जाने वाला था। और दोहा से ट्रैवल करने से जस्ट पहले वो महिला अपने बॉयफ्रेंड से यानी राजेश से फ़ोन पर बात कर रही थी, और इसी दौरान उस गर्लफ्रेंड के पति ने अपने जिस हेंचमैन को यानी सुपारी किलर्स को काम पर लगा रखा था, उन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया और राजेश की उसी के म्यूज़िक स्टूडियो में हत्या कर दी। तो ये थी पूरी कहानी। इस मामले में अब तक अब्दुल सत्तार को पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पाई है। सालेह और उसके साथ जिन दूसरे लोगों ने इस मर्डर केस को एग्जीक्यूट किया था, अंजाम दिया था, उन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बल्कि न सिर्फ गिरफ्तार किया है, 2018 का मामला है। इस मामले में अदालत ने अब सालेह और उसके एक और साथी को आजीवन कारावास की सज़ा भी सुनाई है। तो अगर रिलीवेंसी की बात करें, घटनाक्रम अपने आप में काफ़ी पुराना है, 2018 की ये बात है, लेकिन अगर रिलीवेंसी की बात करें तो ये वो वक्त है या वो तारीख है जब अदालत ने दोषियों को सज़ा दी है और अब्दुल सत्तार को पकड़कर भारत लाने की कोशिशें अब भी जारी है। तो ये थी आज की पूरी कहानी, जिसमें एक रेडियो जॉकी का दर्दनाक तरीके से कत्ल हुआ और कत्ल के पीछे लव ट्रायंगल वाली बात सामने आई, और साथ ही इत्तेफाक से कत्ल का ये मामला सुलझा, जिसमें पुलिस कातिल को ढूंढ तो ज़रूर रही थी, लेकिन जब पुलिस ने एक हाई स्पीड कार को रोका और उसकी डिटेल चेक की तो पता चला कि हाई स्पीड तरीके से उस कार को ड्राइव करने वाले कोई और नहीं बल्कि इस घटना को अंजाम देने वाले कातिल थे। तो कोइंसिडेंस की वजह से यह मामला एक तरह से पुलिस सुलझाने में कामयाब हुई। हालांकि पुलिस के एफर्ट को इग्नोर नहीं किया जा सकता। जो मैंने प्रीवियस स्टोरी आप लोगों को सुनाई थी उसमें हमने आपको बताया था कि किस तरह से मुंबई के एक बुजुर्ग दंपत्ति के घर पर हमला हुआ था और उसमें महिला की हत्या कर दी गई थी। क्या थी वो कहानी, कौन थे वो कातिल जिन्होंने महिला की हत्या की थी, कैसे की थी? आप वो जानना चाहते हैं तो प्लीज़ क्राइम तक के वीडियो सेक्शन में जाकर सुप्रतिम से सुनिए सर्च कर सकते हैं, या फिर प्लेलिस्ट में जाकर भी सर्च कर सकते हैं। कुछ कमेंट्स पढ़ता हूं जो प्रीवियस स्टोरी में आप लोगों ने किए थे। परूप श्रेष्ठा जी ने जर्मनी से कमेंट किया है, हमेशा करते हैं, थैंक यू वेरी मच, लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम जर्मनी सर। इन्होंने लिखा है प्रज्वल घिमिरे जी, इन्होंने वेलकम बैक भाईजान लिखा है, सो नाइस ऑफ यू प्रज्वल जी। प्रदीप भाम्बू जी रेगुलर कमेंट करते हैं, बहुत बहुत स्वागत आपका। विनय नासवाले जी का भी कमेंट आया है, सिया चंडीगढ़ से हैं, गुड टू सी यू सर एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, थैंक यू वेरी मच। मरियम मोहम्मद जी, इन्होंने भी दुआएं मांगते हुए इमोजी बनाकर गॉड ब्लेस यू लिखा है, बहुत धन्यवाद आपका। जुराइन हक, इनका नाम हुमैरा है और ये लाहौर से हमें देखती हैं, और इन्होंने लिखा है कि इन्हें बहुत अच्छा लगा ये जानकर कि मैं फुल्ली रिकवर कर चुका हूँ। बिल्कुल, वो शेर मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन उस शेर की कुछ पंक्तियाँ ऐसा है कि हाल पूछ पूछ कर बीमार कर दिया वाली बात है। बड़ी बेहतरीन शेर है, कभी अगर वो याद आया या मान लीजिए मैं नोट करके ला पाया तो आप लोगों को सुनाऊंगा। लेकिन ये ज़रूर पता चलता है कि मैंने एक बार ये कहा कि मेरी तबीयत ख़राब है और 1-2 दिनों के लिए मैंने आप लोगों से छुट्टी क्या ले ली। आप लोगों ने मेरे लिए इतनी दुआएँ, इतनी बेस्ट विशेस भेजे, इतना गेट वेल सून लिखा कि मतलब वो जिसे कहते हैं ना दिल को छूने वाली बात है। तो मैं आप सारे लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग इतना ख्याल रखते हैं और इतना पॉजिटिव सोच रखते हैं। वाकई मेरे जैसे आदमी को बीमार होने का कोई हक नहीं है। स्वयं समय राज या समय जी के नाम से एक आईडी है, एनीवे हैप्पी टू सी, उन्होंने लिखा है। अजय सोलंकी जी का भी कमेंट आया है, बडेकर, इन्होंने लिखा है सुप्रतिम की अप्रतिम कहानी फिर से, थैंक यू वेरी मच। उमेश भुइयाँ जी मेरे होम स्टेट से हैं। दीप देवरी जी का भी कमेंट है, गुड आफ्टरनून लिखा है। मामूनी बोरगोहाई इन्होंने कमेंट किया है, ये नॉर्थ ईस्ट से हैं, रेगुलर कमेंट करती हैं। इनके सरनेम को लेकर मैं हमेशा फंबल करता रहता हूँ। लिटिल रेन ड्रॉप्स के नाम से हमारे दर्शक हैं, वो भी कमेंट करते हैं, बहुत स्वागत आपका। शशि कला सालुंके, इन्होंने भी कमेंट किया है। दरबारा सिंह राजपूत जी हैं, और शंकर लाल बिश्नोई जी। उमा शर्मा जी मेरी बहन हैं बेंगलुरु से, और क्राइम तक के प्लेटफॉर्म ने ही मुझे इन बहन से मिला है, बहुत बहुत स्वागत आपका। आप भी रेगुलर कमेंट करती हैं, आपसे हौसला अफजाई के लिए शब्द मिलते रहते हैं, थैंक यू वेरी मच। और प्रकाश जी का भी कमेंट है, और रिजवाना परवीन जी ने भी अपनी बात रखी है। शमीम अहमद ने भी कमेंट किया है, इमोजीज भेजे हैं, थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। बहुत सारे और लोगों ने कमेंट किया है, सारे लोगों के नाम और कमेंट एक बार एक वीडियो में नहीं पढ़ सकता, आप जानते हैं समय की पाबंदी होती है, लेकिन प्लीज़ कमेंट करते रहें।
अपनी राय देते रहें। मैं इसी तरह कहानियों के साथ आप सबके सामने हाजिर होता रहूँगा और आप लोगों के नाम और कमेंट्स आप लोगों तक पहुँचाता रहूँगा। फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।